गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम प्रशासन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था मौर्य वंश के न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन समाज की। तो देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज इंडिका तथा अशोक के अभिलेखों से मौर्य काल की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है कि जो उस समय समाज था वो किस तरीके का था। तो कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना। कौटिल्य ने 4 वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किए। 4 वर्णों के अतिरिक्त कौटिल्य ने अन्य जातियों जैसे निषाद, पारस्व, रथकार, शता, विदेहक, सूत, चांडाल आदि का उल्लेख भी किया है। मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है। मेगास्थनीज ने 7 जातियां बताई है भारत में। जो इंडिका लिखी है उस इंडिका से ये ज्ञात होता है। तो इसने 7 जो बताए हैं उनमें दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगास्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय में अंतर को भुला दिया। अर्थात जो मेगास्थनीज ने बताया उसमें उसने ना तो जाति के बारे में उल्लेख किया, ना वर्ण के बारे में, ना व्यवसाय के बारे में, और उसने जो अंतर पाया जाता है इनमें, इसको वो भुला गया। मौर्य काल में स्त्रियों की स्थिति को उन्नत नहीं कहा जा सकता, फिर भी स्मृति काल की अपेक्षा अधिक अच्छी स्थिति में थी तथा उन्हें पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी। पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति उनको होती थी। ये देखिए, 16वां जनपद और उनकी राजधानी से संबंधित है। ये मौर्य साम्राज्य का प्रशासन यहाँ किस तरीके से फैला। ये सांची का स्तूप है और ये अशोक का स्तंभ है। ये लिपि है जो मतलब क्या है कि अलग अलग, जैसे ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। ये अशोक का साम्राज्य 263 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में, जिसमें ये इतने क्षेत्र आ रहे हैं, पूरा भारत पे अधिकार है अशोक का। इसके बाद में ये शुंग वंश, ये आपके नहीं है, इसको हटा दिया गया। सातवाहन वंश हटा दिया गया। इसके बाद में ये दोनों वंश तो हटा दिए गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। तो गुप्त साम्राज्य 275 से 550 ईस्वी, ये समय है। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी के लगभग समाप्त हो गई। तब मध्य भारत का एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया, जो 250 ईस्वी तक शासन करते रहे। उसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश का अस्तित्व में आया। इस वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। अर्थात 275 ईस्वी में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसका नाम है गुप्त वंश, और इसकी स्थापना की है श्रीगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने स्वयं को प्रयाग प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त शासक हुआ। इसकी उपलब्धि या इसकी उपाधि महाराज थी, अर्थात इसने महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका पहला जो शासक है, चंद्रगुप्त प्रथम, 320 से 335 ईस्वी तक। घटोत्कच के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक हुआ। इसने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। उसने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध है। इसने एक संवत भी चलाया जो गुप्त संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब इसके बाद में हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में जानकारी ज़्यादा प्राप्त होती है और ये प्रसिद्ध है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसका आदर्श दिग्विजय और एकीकरण था। दिग्विजय का मतलब है चारों दिशाओं में अपना साम्राज्य फैलाना और पूरे भारत को एकीकरण में लेना। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। उसके दरबारी कवि हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति, जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है,
इसमें अभिलेख में किया है। ये अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है, अर्थात अशोक का भी इसी पे उत्कीर्ण है और समुद्रगुप्त का भी इसी पे उत्कीर्ण है। इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा जा सकता है, जिसमें गंगा यमुना दोआब के राज्य, पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के 8विक राज्य। 8विक राज्य का मतलब है जहाँ पर जब जंगल वगैरह होते थे, ठीक है, वन उनसे संबंधित है। पूर्वी दक्कन व दक्षिण भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य, इन सभी क्षेत्रों में जो समुद्रगुप्त था उसने राज्य किया। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी, जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। उसने उसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ मिलता है। ये ललित कलाओं में निपुण था, अर्थात वीणा वादक और जो संगीत प्रेमी, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तो ये ललित कलाओं में निपुण था। उसे कविराज भी कहा जाता था या कहा गया। वह संगीत में निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है। वह शिव का भक्त था, परंतु दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करता था। ये राजा महाराजा किसी धर्म को मानते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि वो दूसरे धर्मों की बुराई करते थे, वो दूसरे धर्मों का भी समान रूप से आदर करते थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त में मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह, संबंधों और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसकी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिम मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, अर्थात विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की? तो आपका आंसर रहेगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जो 380 से 412 ईस्वी तक जिसने शासन किया। इसके बाद में जो अगला शासक है वो है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। 414 से 455 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। अर्थात अगर क्वेश्चन आ जाए आपके तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो कौन है? तो कुमारगुप्त है। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। इसके बाद में स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का जो समय है शासन का 455 से 467 ईस्वी तक है। स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। अर्थात क्वेश्चन आ जाए कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो ये करवाया था स्कंदगुप्त ने। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय स्कंदगुप्त को मलेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। स्कंदगुप्त ने अंततः हूणों को पराजित कर दिया। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे कि जो गुप्त वंश की जो उपलब्धियां हैं, सांस्कृतिक उपलब्धियां, संस्कृति से संबंधित किस तरीके के बदलाव हुए, किस तरीके की संस्कृति थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत ही महत्व है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले थे, अर्थात जो वैदिक धर्म था उसको मानते थे और जो वेदों का ज्ञान है वो भी रखते थे। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया। उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को भी प्रशस्ति दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय एक यात्री आया, चीनी यात्री, जिसका नाम है फाहियान, और उसने भारत के बारे में बहुत सारा वर्णन किया है। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य सुशासित था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था, यानी कि जो टैक्स लेते थे वो टैक्स भी कम था। राजकाज की भाषा संस्कृति, अर्थात जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत प्रचलित थी। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास
मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शुद्रक, मुद्रा राक्षक नाटक के लेखक विशाखा दत्त तथा सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में हुए। अर्थात ये इतने जो कवि थे वो इसी काल में हुए और उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से बहुत सारे जो अपने मनोभाव थे वो लिखे। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ ये ऐसे विद्वान हैं जो इसी काल में हुए और इनके अलावा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी हुआ जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। दशमलव जो प्रणाली है जो गणित में चलती है वो अपने भारत में विकसित हुई है और फिर उसके बाद में वो अरब और फिर यूरोप में पहुंची है। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की गुफाओं, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में और दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की जो तांबे की प्रतिमा है उनसे हमें इनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अब गुप्तकालीन समाज पढ़ेंगे हम कल की क्लास में।